आज मैं कंप्लीटली फ्री आपकी एक बुकलेट अनाउंस कर रहा हूं जिसके अंदर आपके 3000 प्लस, तुमको ऐसा लाइन बाय लाइन नहीं लिखना होगा, तो तुम सीधा सीधा यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेसिकली आपकी अभी अभी जो न्यूज़ आई है, जिस न्यूज़ को सुन के ऑलमोस्ट सारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि भैया यार पढ़ना कैसे अब, क्योंकि जो आपकी न्यूज़ आई है वो अपने आप में एक बहुत यूनिक सी न्यूज़ है, एक यूनिक सा अपडेट है कि आपके एग्जामिनेशन दो टर्म्स में होंगे। ठीक, पहली टर्म में आपके एमसीक्यूज आएंगे और दूसरी टर्म में आपके सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऐसा सा। ठीक, एंड पहली टर्म आपकी नवंबर में होने चालू हो जाएंगी और आपकी दूसरी टर्म मार्च अप्रैल के टाइम पे होंगी। ठीक, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत डाउट्स है, बहुत टेंशन है कि भैया प्रिपरेशन कैसे चालू करनी है, पढ़ना कैसे चालू करना है, क्योंकि अभी हमें सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है ना, सब कुछ ऐसा ब्लैंक दिख रहा है कि भाई करे क्या आप, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है ना, सामने दिख रहा है अप्रोच क्या होना चाहिए, ना सामने समझ में आ रहा है कि भाई पढ़ना कहाँ से, कैसे, कितना है। आज इन सारी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ पिछले साल भी जब सिलेबस रिडक्शन हुआ था, ठीक, मैंने कंटेंट के मामले में कोई कमी नहीं की थी, और इस साल भी इस वीडियो के अंदर मैं अनाउंस करने वाला हूं कुछ बहुत ही कमाल की चीज़ जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। और आज हम इस वीडियो में प्रॉपर एक करेक्ट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि भैया प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि जिस तुम कंफ्यूज पाथ पे अभी चल रहे हो ना, उस कंफ्यूज पाथ से क्लैरिटी वाले पाथ पे, क्लैरिटी वाले रोड पे कैसे आना है। ठीक, तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, साथ ही साथ में मेरी साइड से मैं क्या तुम लोगों के लेकर आ रहा हूं उसकी भी हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कुछ दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं करना चाहता हूं तुम लोगों से। ठीक, और यहां पर यार जिसको भी नहीं पता, आपकी दो टर्म्स होंगी, राइट। आपकी टर्म 1 के अंदर क्या होने वाला है, टर्म 1 के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और ये 90 मिनट का होगा, राइट। ये होगा आपके 90 मिनट्स का और यहाँ पर आपके एमसीक्यूज होने वाले हैं। ठीक, वेरी गुड। पॉइंट क्या आता है भैया यहाँ पर? पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि अगर पिछले साल तक मैं बात करूँ, ठीक, तो एक बच्चा जनरली क्या करता था, है ना, ऊपर से चैप्टर पढ़ लेता था, उसके बाद में वो चैप्टर का अगर उसे कोई क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, तो वो उसके अंदर कुछ भी अगर लिख दे, ठीक, हम बोलते हैं ना, तुमने सुना भी होगा कि पेपर खाली छोड़ के मत आना। लेकिन जब हम बात करते हैं टर्म 1 की, ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहाँ पर पेपर खाली छोड़ने जैसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने सुना होगा कि यार थोड़ा बहुत कुछ लिख के आना, उस टॉपिक से रिलेटेड नंबर मिल ही जाएंगे। ठीक, थोड़े बहुत नंबर तो मिल ही जाएंगे, राइट। ये तुमने सुना होगा, एक मेंटालिटी होती, और होता है ऐसा कि थोड़े बहुत नंबर तो मिल ही जाते हैं अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आओ तो। लेकिन जब हम टर्म 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर ऐसी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। या तो आपका आंसर सही होगा या तो आपका आंसर गलत होगा, बीच का कोई रास्ता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं निकल कर आता है। तो इससे सबसे पहली सीख क्या मिलती है कि भाई साहब तुम्हें अब एटलीस्ट जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, उनके जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, तो यार ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास में सेट ऑफ एमसीक्यूज है और बोल दिया जाए कि इसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे। नहीं, एमसीक्यूज कहीं से भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। ठीक, और वहां पर या तो आंसर सही होगा या तो गलत होगा। ठीक, अगर हमें 100% श्योर रहना है कि हमारा आंसर करेक्ट है, तो हमें हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसीलिए ठीक, अभी वीडियो में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं आगे, ठीक, लेकिन सबसे पहली चीज जो कि आज तुम चालू करोगे वो है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना। ठीक, अब इसमें कोई भी कुछ भी यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं उसको कमी नहीं छोड़ेगा कि थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी पढ़ ली, थोड़ी थोड़ी रेफरेंस कर ली। नहीं, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि टर्म 1 में अगर हमको स्कोर करना है तो हमें एमसीक्यूज उसमें आंसर करने हैं और उसमें या तो सही होगा या तो गलत होगा, इसलिए कॉन्सेप्ट मुझे आना चाहिए। सो बेसिकली देखो, क्या तुम्हारा पढ़ने का अप्रोच चेंज होगा अगर तुम थोड़ा सा सोचते हो दिमाग लगा के, तो सिलेबस तो वही रहेगा और ऊपर से कहा जा रहा है कि आपका सिलेबस रेशनलाइज किया जाएगा, यानी कि रिड्यूस किया जाएगा पिछले साल जैसे। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि चलो आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया। ठीक, तो आपका जो सिलेबस है वो तो उतना ही रहना है, वो तो वही रहना है। ठीक, चैप्टर्स वही रहने हैं, बस फर्क ये पड़ने वाला है कि अब आपका जो पेपर है वो बहुत अलग पैटर्न से आएगा। और एज सच मार्केट में ऐसी कोई भी बुक नहीं है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज दे या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे क्वांटिटी में एमसीक्यूज मिले। इसीलिए आज मैं कंप्लीटली फ्री आपकी एक बुकलेट अनाउंस कर रहा हूं जिसके अंदर आपके 3000 प्लस एमसीक्यूज होने वाले हैं। क्लास 10th के लिए आपकी एक हफ्ते के अंदर अंदर ये बुकलेट आ जाएगी। 3000 प्लस एमसीक्यूज, यानी कि आपके जो साइंस, सोशल और मैथ्स को मिला के टोटल
3000 से भी ज़्यादा MCQs आपकी प्रैक्टिस के लिए अपलोड किए जाने वाले हैं। ये दो तरीके से अपलोड होंगे। पहला होगा वेबसाइट पर डायरेक्टली, कि भैया तुम वेबसाइट पर डायरेक्टली जाके हर एक चैप्टर जो है उसके MCQs एक्सेस कर सकते हो। ठीक, इसी के साथ साथ PDF फॉर्म भी रहेगी। तुम्हें अगर लगता है कि नहीं, तुम्हें बार बार वेबसाइट पर नहीं आना है, चाहे तुमको डिस्टर्बेंस फील होता है, तो तुम PDF डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपके 3000 प्लस MCQs जो रहेंगे ये कंप्लीटली फ्री रहने वाले हैं। भर भर के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक, ताकि मैंने तुमको बोला था ना, मैंने तुमको ये कहा था कि कभी भी तुम्हारी प्रिपरेशन में कंटेंट की कमी नहीं होने दूंगा मैं तुमको। ठीक, कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होने दूंगा। और वही चीज़ आज मैं वापस से तुमको बता रहा हूँ कि 3000 प्लस MCQs ऑफ साइंस, सोशल एंड मैथ्स आपके एक हफ्ते के अंदर अंदर अपलोड होने वाले हैं, लॉन्च होने वाले हैं। ठीक, वेरी गुड। अब ये जो आपके MCQs हैं आपको प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं टर्म 1 की तो सब MCQs का ही खेल है। क्लास 10th के लिए तो यार क्लास 10th के लिए एक वीक के अंदर आ जाएंगे। ओके, एंड साथ ही साथ इंग्लिश के लिए भी बहुत जल्दी हमने प्लान किया है कि इंग्लिश के लिए भी यार आपके जो MCQs हैं वो अपलोड हो जाए। साथ ही साथ 12th के लिए भी पूरी प्लानिंग की जा रही है कि क्लास 12th के लिए, ठीक, ये चीज़ की जाए। ओके, क्लास 12th के लिए भी ये चीज़ की जाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने तुमको ये चीज़ बता दी कि यार आपके 3000 से ज़्यादा MCQs क्लास 10th के लिए एक वीक के अंदर अंदर आने वाले हैं, जो कि तुम्हारी प्रैक्टिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब यहाँ पर बात आती है हमारे अप्रोच की, कि हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए। ठीक, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग अप्रोच होगा। भाई साइंस के लिए कुछ और होगा, ठीक, भाई सोशल के लिए कुछ और होगा, राइट, भाई मैथ्स के लिए कुछ और होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एनालाइज करो यार कि आपको चैप्टर को पढ़ना उसी तरीके से है जैसे आप पढ़ते आ रहे हो। चैप्टर पढ़ने में तो कुछ नया लॉन्च नहीं कर सकते तुम, है ना। चैप्टर पढ़ने में कुछ नई स्ट्रैटेजी नहीं ला सकते कि यार ऐसे पढ़ूंगा मैं। चैप्टर तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आंसर देने हैं तो चैप्टर आना चाहिए। जब हम बात करते हैं टर्म 1 की, ध्यान से मेरी बात को सुनना, प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक, इस पर और डिटेल वीडियो में फर्दर रहकर आऊंगा जब आपका सिलेबस पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन अभी तक सिलेबस क्लैरिफाइड नहीं है, तो हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें कर सकते हैं कि भाई चालू कैसे करना है। ठीक, जब हम टर्म 1 की बात करते हैं तो भाई आपका टर्म 1 जो है वो 90 मिनट्स का होगा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में अगर आपको 90 मिनट दिए जा रहे हैं, अभी ये भी नहीं पता है कि आपके पेपर के अंदर सवाल कितने होंगे। सैंपल पेपर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। ठीक, इस साल के लिए आपका सैंपल पेपर अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो हमें ये नहीं पता कि आपके पेपर के अंदर सवाल कितने होंगे। ठीक, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि आपको 1.5 घंटा दिया जाए, है ना, अगर आपको 90 मिनट दिए जा रहे हैं, तो साइंस और सोशल में आंसर देना बहुत ईजी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं लिखना, राइट। यहाँ पर आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। भाई तुम्हें पूछा गया कि ये रिएक्शन कैसी है, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डीकंपोजिशन है, फिर कॉम्बिनेशन है, तुमने देखा और टिक कर दिया। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं मैथ्स की, मैथ्स में आपको लगेगी प्रैक्टिस, काफी तगड़ी प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं 90 मिनट की, राइट, तो साइंस और सोशल के केस में तो आपको सिर्फ आंसर को टिक करना है, लेकिन इन 90 मिनट में आपको मैथ्स के केस में क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर टिक करना है। ठीक, तो भैया मैथ्स कैसे पढ़े? देखो एक बहुत सही चीज बताता हूं, ट्राई ये करो कि तुम अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ा पाओ। ठीक, जब भी तुम मैथ्स के सवाल को सॉल्व कर रहे हो, अभी तक ये भी नहीं आया कि कौन से आपके चैप्टर्स टर्म 1 में आएंगे, बट ठीक है, मोटा मोटा जब भी तुम अपने सवाल सॉल्व करो मैथ्स के, ये देखो कि तुम 1.5 घंटे में कितने सवाल सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक, लेट अस से कि तुम 1.5 घंटे में 15 सवाल सॉल्व कर पा रहे हो, है ना, इन जनरल मैं एक मान रहा हूँ। ठीक, तो उसको इंक्रीज करो, भाई 20 कर पाओ, भाई 30 कर पाओ, ठीक, भाई 35 कर पाओ, इन शॉर्ट, राइट, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर तुमको स्टेप्स नहीं लिखनी होंगी, है ना, तुमको ऐसा लाइन बाय लाइन नहीं लिखना होगा, तो तुम सीधा सीधा यहाँ पर कुछ ना कुछ सॉल्व करके अपना आंसर निकाल सकते हो, इन शॉर्ट भी। ठीक, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम मैथ्स में जब भी प्रैक्टिस करो, ये टाइमर लगाने की कोशिश करो, ताकि अपनी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ पाए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब मैं सोशल साइंस की अगर बात करता हूँ, तो देखो सोशल में स्पेशली देखो सिविक्स आसान है, इकोनॉमिक्स आसान है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के केस में जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, तो आपकी जो डेट्स हैं, ठीक, आपकी जो डेट्स हैं, आपकी जो वेन्यूज हैं जहाँ पर कुछ कुछ इवेंट हुए हैं, आपके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक, ये चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि जब हम एमसीक्यूज की बात करते हैं तो वहाँ पर तुम्हें कोई एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन नहीं आएगा जहाँ पर तुम बत्ती दे सकते हो कि ये ऐसे ऐसे हुआ था, ये ऐसे ऐसे हुआ था, एक ही पॉइंट को 5-5 बार लिख रहे हो। ठीक, तो स्पेसिफिकली हमें सोशल साइंस में थोड़े बहुत रट्टे तो मारने पड़ेंगे। ठीक, थोड़ी सी प्रैक्टिकल लाइन पर अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत रट्टे हमें मारने पड़ेंगे, राइट, वेरी गुड।
तो स्पेशली आप हिस्ट्री के अंदर अगर आपने पढ़ना चालू कर दिया है तो डेट्स, वेन्यूज और कैरेक्टर्स, इनका एक ब्रीफ रिकॉर्ड रखना चालू कर दो। डेट्स लिखना चालू कर दो कि इस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, क्योंकि अभी हमारे पास में ऑप्शन कुछ और नहीं है, हम सिर्फ ट्राई मार सकते हैं, राइट। जब तक हमारे पास 100% ये प्रूफ नहीं आ जाता कि यार इतना इतना सिलेबस आएगा, पेपर का पैटर्न ऐसा रहेगा, तुम अभी ये समझो कि और धमाके होना अभी बाकी है, क्योंकि अभी तक सिलेबस क्या होगा ये नहीं पता। अभी तक आपका एग्जाम जो है उसके अंदर क्वेश्चन का पैटर्न है, फिर क्वेश्चन का तरीका कैसा रहेगा ये नहीं पता, ठीक। सैंपल पेपर कैसा होगा ये नहीं पता, ठीक। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ये नहीं पता। तो आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में एक और वीडियो आपका लेकर आऊंगा जहां पर सब क्लैरिफाइड होगा, बट फिलहाल के लिए हमें ये फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने ये बात कर ली है कि यार टर्म 1 में आपका क्या होगा, ठीक, और इसी के साथ साथ मैथ्स के केस में हमें कैसे पढ़ना चालू कर देना चाहिए, ठीक। इसी के साथ साथ सोशल के केस में हमें कैसे पढ़ना चालू करना चाहिए, क्योंकि देखो सोशल के केस में यार आप जब सिविक्स की बात करते हो, ठीक, आप जब इकोनॉमिक्स की बात करते हो, तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सवाल आपके बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई स्पेसिफिक डेटा बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है। समझ रहे हो ना तुम। देखो आपकी जो इंटरनल्स होंगी, जो आपकी स्कूल के अंदर एग्जामिनेशन होंगी ना, उसके भी आपके नंबर मैटर करने वाले हैं, ठीक। पिछले साल तक क्या होता था, हम ये सोच लेते थे कि यार चलो इंटरनल में इतना ध्यान नहीं देंगे, मेन फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। लेकिन अभी आपका जो इंटरनल एग्जाम रहेगा, ठीक, आपका जो इंटरनल एग्जाम रहेगा वो काफ़ी मैटर करेंगे, क्योंकि आपकी जो हाफ ईयरली होंगी, आपके जो एफएस होंगे, जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक, कॉपी कंप्लीशन, हर एक चीज़ मैटर करने वाली है। पिछले साल क्या हुआ था कि कुछ बच्चों ने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं था अपने मिड टर्म्स पे या फिर अपने इंटरनल एग्जाम्स में, और फाइनली इवैल्यूएशन किसके बेसिस पे होगा, उसी के बेसिस पे, ठीक। और यहाँ पर तो साफ साफ बोला गया है कि तुम्हारी इंटरनल्स, तुम्हारा प्रोजेक्ट, तुम्हारा प्रैक्टिकल वर्क, इन सभी चीज़ों के आपके जो नंबर है वो मैटर करेंगे। अच्छा, तो ये इंटरनल यानी कि आपकी जितनी भी एग्जाम्स अभी आने वाली है, हर एक एग्जाम के लिए प्लीज डिटेल में पढ़ना, ठीक। ये समझ के ही पढ़ना कि ये तुम्हारी आखिरी एग्जाम है, क्योंकि वो नंबर मैटर करेंगे, ओके। इसी के साथ साथ आप थोड़ा ना अपनी टीचर की गुड बुक्स में रहो। मतलब भैया देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा ज्ञान है। देखो यार कुछ बच्चे होते हैं, ठीक, जो कि स्कूल में टीचर से बहुत आर्ग्यू करते हैं, है ना, पूरी क्लास के सामने बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। अभी तो खैर ऑनलाइन चल रहा है, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ आपको। देखो यार एक बहुत सिंपल सी बात है कि आपके जो नंबर है वो आपके हाथ में है, ठीक। तो ट्राई ये करना कि आप टीचर के गुड बुक्स में रहो। भाई अगर आपको बोला गया कि कॉपी कंप्लीट करके देनी है तो दे दो, ठीक। अगर आपको बोला गया है कि आपका कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, भाई सबसे पहले सबमिट करके दे दो, ठीक। यानी कि आपको खुश रखना है सामने वाले व्यक्ति को। ऐसा नहीं है कि तुम कॉपियां 10-10 दिन बाद सबमिट कर रहे हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट 10-10 दिन बाद सबमिट कर रहे हो, उससे तुम्हारा नंबर पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो यहाँ पर यार हमने इन शॉर्ट बात कर ली है कि सबसे पहले आपकी समरी क्या निकलती है इस वीडियो की। सबसे पहले अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़नी है, लाइन बाय लाइन पढ़नी है। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी बन सकता है। तुम सोचो अगर तुमने प्रीवियस ईयर के सवाल देखे हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल उठा के देखो, ठीक। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, है ना, जो कि कैसे सवाल होते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब आपके जो वन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजीली एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो एक बार इन्हें चेक करो, है ना, इन्हें देखो क्या ये वन वर्ड सवाल, ये जो वन वर्ड क्वेश्चंस हैं ये कैसे हैं और ये एमसीक्यू में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मैथ्स के केस में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। मैथ्स के केस में प्रैक्टिस करने बैठ रहे हो, 90 मिनट बैठो, ठीक, और देखो कितने कर पा रहे हो, बढ़ाते जाओ अपनी एक्यूरेसी, स्पीड बढ़ाते जाओ, ठीक। अभी जो अपने हाथ में वो करो ना यार, अभी कल को उठ के जब तुम्हारा सिलेबस आएगा, जब और डिटेल्स आएंगी तो देखा जाएगा। आज जो हाथ में वो तो करना पड़ेगा, ठीक। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंटरनल एग्जाम्स में कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक। भाई इंटरनल है ये सोच के कोई भी स्किप नहीं कर देगा, क्योंकि सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है तुम्हारे इंटरनल मैटर करेंगे। अभी हम टर्म 2 की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन एज ऑफ टर्म 1 हमें ये समझना जरूरी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया हमको तो ये पता ही नहीं कि टर्म 1 में कौन से आपके टॉपिक्स आएंगे, ठीक, कौन से आपके चैप्टर्स आएंगे। पढ़ना तो सब पड़ेगा तुमको, है ना, पढ़ना तो सब पड़ेगा। फर्क इतना रहेगा कि एक एग्जाम में लिखना है, एक एग्जाम में टिक करना है ना। तो भाई जब पढ़ना सब पड़ेगा तो पढ़ो ना। एमसीक्यू आए, सब्जेक्टिव बेस्ड आए, वो बात की बात है, पढ़ना तो पड़ेगा। टिक करना उसके पहले आना चाहिए आंसर, और अगर लिखना उसके पहले भी आंसर आना चाहिए, तो पढ़ना चालू करो। इसी के साथ साथ मैंने जैसे कि तुम लोगों को कहा है कि तुम लोग बिल्कुल भी कंटेंट के मामले में
चिंता मत करो कि भैया अब हमारे पास में सवाल नहीं है, हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। 3000 से भी ज्यादा MCQs तुम लोगों के लिए एक वीक के अंदर आ रहे हैं। ठीक, प्रॉपर आपके MCQs होंगे, हर जगह से हर सोर्स MCQ निकाले जाएंगे, बनाए जा रहे हैं। ठीक, और आपके 3000 प्लस MCQs जो हैं वो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर साइंस, सोशल और मैथ्स के लिए देखने को मिल जाएंगे। ठीक, बड़ी ही मेहनत से ये आपकी पूरी चीज़ तैयार की जा रही है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। पूरे साल हम साथ में, तुम्हें जब भी कुछ भी लगता है तो मुझे आकर कह सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर तुम मुझे स्टोरीज में टैग कर सकते हो। ठीक, इसी के साथ साथ पढ़ना चालू नहीं किया अगर तो कृपा करके अभी चालू कर दो, क्योंकि नवंबर में एग्जाम चालू होने वाली है। ठीक, और बस यार तबाही मचाते रहो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अथर्व भैया इज देयर फॉर यू। तो बस आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।